नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में आज चुनाव आयोग की तरफ से जो बिहार में मतदाताओं की गिनती के लिए एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, उसको लेकर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान बहुत दलीलें दी गई चुनाव आयोग की तरफ से, याचिकाकर्ताओं की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कई सवाल पूछे और अंत में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह कहा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया चुनाव आयोग को कि आप उन 11 दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी क्यों कंसीडर नहीं करते बिहार में एसआईआर में। अब सवाल उठता है, चुनाव आयोग को जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसमें कंसीडर करने की बात की एक तरह से सुझाव है। तो जो चुनाव आयोग आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड को अब तक मानने को तैयार नहीं है, उन 11 दस्तावेजों की बुनियाद पर बिहार में मतदाताओं की गिनती कर रहा है, वो चुनाव आयोग क्या सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को मानेगा? सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के क्या मायने हैं? सुप्रीम कोर्ट में जो लंबी सुनवाई हुई उनमें याचिकाकर्ता कई थे, मनोज झा, महुआ मोइत्रा और कई याचिकाकर्ता, 10 याचिकाएं, लेकिन उनमें से एक योगेंद्र यादव भी थे जो आज हमारे साथ स्क्रीन पर हैं। और योगेंद्र यादव चश्मदीद थे उस सुनवाई के। चैनल अगर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो याचिकाकर्ता चाहते थे या याचिकाकर्ताओं की जो उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, वो उम्मीद टूट गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की बात मान ली और एसआईआर उसी तरह से चुनाव आयोग करता रहेगा। लेकिन हकीकत क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ सुझाव दिया तो सुझाव पर क्या चुनाव आयोग अमल करेगा, ये बाध्यता है, या चुनाव आयोग उसे नजरअंदाज करेगा। अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है 21 जुलाई, जिसमें चुनाव आयोग को जवाब देना है। और माफ करें, चुनाव आयोग को 21 तक जवाब देना है और अगली सुनवाई की तारीख है 28 जुलाई। तो समझने की कोशिश करते हैं योगेंद्र यादव से, चूंकि याचिकाकर्ता थे, सुप्रीम कोर्ट में लगातार मौजूद थे। तो योगेंद्र जी, पहले हम समझना चाहेंगे आपके जरिए कि पूरी बहस जो हुई सुप्रीम कोर्ट में लंच के पहले और लंच के बाद, उस बहस का लब्बो लुआब क्या है, क्या टेक अवे है आपके लिए और आप जैसे पिटिशनर के लिए जो चुनाव आयोग के रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे? शुक्रिया अजीत भाई, बहुत अच्छा किया आपने बातचीत की, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का वो एक खबर आई है, तब से मैं देख रहा हूँ मीडिया के अंदर पता नहीं कैसी कैसी बातें चल रही हैं। और उसके दो कारण हैं, एक कारण सही है और एक गलत है। एक तो सही कारण ये है कि लोगों को दरअसल सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही कैसे चलती है इसके बारे में अनुमान नहीं होता, और कई साथी उत्साह में सोचते हैं कि अच्छा, पहली सुनवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर देगा, खारिज कर देगा इत्यादि। ऐसी चीजें होती नहीं है, उन्हें कोर्ट की कार्यवाही का पता नहीं है कि किस प्रक्रिया से होती है। और दूसरी जो आप जानते हैं, गोदी मीडिया का चक्कर है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये इससे तय नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, ये इससे तय होगा कि बीजेपी के मुख्यालय से क्या खबरें रिलीज की जाती हैं, किस तरह से पूछा जाता है, हर खबर को कैसे स्पिन दिया जाता है। तो अब हर चीज के साथ हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, क्योंकि कई पिछले 3 हफ्ते से हम देख रहे हैं सवाल चुनाव आयोग से पूछे जाते हैं, जवाब बीजेपी देती है। तो जाहिर है इसको स्पिन करना भी बीजेपी का काम है। तो इन दोनों को छोड़ के हम देखें कि क्या हुआ। पहली स्पष्टीकरण, आपने कई अच्छे साथियों का नाम गिनाया जो पिटिशनर थे। मैं चाहूंगा कि उसमें 2 महत्वपूर्ण नाम हम जोड़ें। पहला, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, जिसने पिछले 25 साल से बहुत अच्छा काम इस देश में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए किया है। क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है जो कि बिल्कुल पार्टी निरपेक्ष है। और दूसरी, पीयूसीएल, जो पिछले 50-60 साल से इस देश में बहुत कायदे से नागरिक अधिकारों का काम कर रही है। ऐसी ही संस्थाएं भी गई, पार्टियां भी गई, मुझ जैसे लोग भी गए, लेकिन वो गए। देखिए, आज से पहले क्या स्थिति थी। चुनाव आयोग ने फरमान जारी कर दिया था, मेरे जैसे लोग आर्टिकल लिख रहे थे, सब लोग सवाल पूछ रहे थे, आप जैसे लोग जमीन पे जाके सवाल पूछ रहे थे। चुनाव आयोग किसी सवाल का कोई जवाब देना पसंद नहीं करता था। कोई उनकी तरफ से प्रेस विज्ञप्ति आ जाती थी और एक बहुत ही एक इंपीरियस सी स्टाइल में चुनाव आयोग बिल्कुल एक जमींदार जैसे बिहेव करता है, उस तरह से कर रहा था। सवालों के जवाब कहीं नहीं मिल रहे थे।
और दूसरा ये कि चुनाव आयोग की पूरी मनमानी थी, भाई हमने फैसला कर लिया, अब आप जो करना चाहते हो करते रहो, बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है, चुनाव आयोग का फैसला कायम होगा। तमाम खबरें बिहार से आ रही थी जमीन से कि भाई ये चीज लोग नहीं कर पा रहे हैं, और चुनाव आयोग हर रोज कह रहा था सब कुछ अच्छा चल रहा है और आगे चलेगा, पहले से भी और गंभीरता से चलेगा इत्यादि। आज इन दोनों पर ब्रेक लग गई है। आज के फैसले के बारे में मुझसे पूछें तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज चुनाव आयोग को उन सवालों के जवाब देने पड़े जो वो अब तक देने के लिए तैयार नहीं था, और सबके सामने स्पष्ट हो गया कि चुनाव आयोग जवाब देते बन नहीं पड़ रहा है। और दूसरा, चुनाव आयोग की मनमानी पर नकेल लग गई आज। इन दोनों बातों को मैं बताता हूं क्यों मैं ऐसा मानता हूं। जब भी कोर्ट के अंदर बातचीत होती है उसके दो हिस्से होते हैं। एक तो जो कोर्ट में चर्चा होती है, टिप्पणी होती है, जजेस की टिप्पणी को बहुत ध्यान से सुना जाता है, और दूसरा जो अंत में ऑर्डर दिया जाता है। हमेशा आपने देखा होगा जो अखबारों में आमतौर पे खबरें छपती हैं वो जजों की टिप्पणियों की होती हैं, क्योंकि ऑर्डर आमतौर पे बहुत कंजर्वेटिव, बहुत सीमित ऑर्डर होता है, जो आज भी हुआ। जब बातचीत होनी शुरू हुई, हमारे पक्ष से अलग अलग जजेस, अलग अलग वकीलों ने अपनी बात रखी, तो जो भी लोग कोर्ट में मौजूद थे, या अगर आप लाइव लॉ बार एंड बेंच में रिपोर्ट देख लें, जो बहुत अच्छी रिपोर्ट है कि जजेस क्या कह रहे जी थे, मैंने वकील देखा। क्या जी। कह रहे थे, उससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि बातचीत कोई 4 घंटे तक चर्चा हुई इस सवाल पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया। पहले आधे घंटे में जजेस ने स्पष्ट कर दिया कि देखिए ये हिंदुस्तान के व्यक्ति के वोट के अधिकार का मामला है, ये कोई हल्का मामला नहीं है, इसलिए बाकी उन्होंने 39 मामले पहले 1 घंटे में निपटा दिए, और उसके बाद 4 घंटे केवल ये केस पे डिस्कशन हुआ। बहुत गंभीरता से, अति संवेदनशील, अति गंभीरता से चर्चा हुई। नंबर 2, चर्चा के 1 घंटे के अंदर अंदर सवाल पूछने का काम वकीलों की बजाय जजेस ने अपने हाथ में ले लिया, और उन्होंने जो सवाल पूछे वो ये थे। पहला, जस्टिस धूलिया जो कि इसको सीनियर जज थे, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे, जब चुनाव आयोग ने कहा कि देखिए जी हमें तो नागरिकता तय करनी पड़ेगी, हम तो नागरिकता के कानून को लागू कर रहे हैं, तो जस्टिस धूलिया ने स्पष्ट कहा देखिए आप इसमें मत फंसिए, अगर आप नागरिकता का सवाल उठाएंगे तो कुछ हमें सख्त बात कहनी पड़ेगी, क्योंकि आपका काम नहीं है। और उन्होंने गृह मंत्रालय का काम हवाला दिया, उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय का काम है, ये आपका काम नहीं है, आप इस पे आर्ग्यू मत कीजिए, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट आपको कहीं लेके नहीं जाएगा। तो इस मामले को बिल्कुल खत्म कर दिया। पिछले कई दिन से चल रहा था मामला कि ये इसको नागरिकता तय की जा रही है इत्यादि, कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया ये आपका काम नहीं है, इससे आप अलग रहिए। दूसरा, ये बात जिस पे चर्चा हुई, जस्टिस बागची ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा देखिए अगर एक भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटता है तो आपको पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, और वो प्रक्रिया छोटी नहीं है, लंबी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में आपको नोटिस देना पड़ेगा, आपको लोगों से पूछना पड़ेगा, उनका पूरा जवाब लेना पड़ेगा, और ये लंबी प्रक्रिया होगी। और जस्टिस बागची ने बार बार पूछा कि ये सब प्रक्रिया आप कैसे पूरी कर लेंगे, और उन्होंने खुद कहा, जस्टिस बागची ने कहा कि देखिए आप वोटर लिस्ट का रिवीजन करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप साल भर कीजिए ना कायदे से बिहार की वोटर लिस्ट का रिवीजन, इसको आप चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं, ये उन्होंने प्रश्न पूछा इससे चुनाव आयोग से। और फिर जिस सवाल पे लंबी चर्चा हुई, और जैसा मैंने कहा सवाल पूछने का काम वकीलों से ज्यादा जज साहिबान ने किया, उन्होंने कहा ये आप जो लिस्ट आपने 11 की लिस्ट दी है इसमें आधार क्यों नहीं है, और खुद जजेस ने एक प्रोविजन निकाल के दिखाया और कहा कि देखिए आपके अपने नियम में, चुनाव आयोग की नियमावली में आपने संशोधन करके विशेष तौर पे आधार का प्रावधान उसमें डाला है, आप अपनी नियमावली में आधार बता रहे हो और आप ही कह रहे हो कि आधार मान्य नहीं है। फिर उन्होंने कहा ये एपिक कार्ड, ये तो आपका दिया हुआ कार्ड है भाई, किसी और संस्था का तो है नहीं, अगर आप अपनी संस्था के कार्ड का सम्मान नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। बात राशन कार्ड के बारे में, सब चीजों के बारे में, इसमें लंबी चीज हुई। और जब चुनाव आयोग से जवाब पूछा गया तो उन्हें दरअसल जवाब देते कुछ बना नहीं। जो चुनाव आयोग के वकील थे द्विवेदी साहब, उन्होंने शुरू में तो कहा कि कुछ लोग हैं जो लेख लिखते हैं, लेख लिखने के बाद पेटिशनर की भूमिका में आ जाते हैं, वो आपके लिए ही था वो। पता नहीं। तो हाँ। उस पे जस्टिस धुलिया ने कहा कि आप क्या सीरियस हैं इस आर्ग्यूमेंट के बारे में, आप करना चाहते हैं, सोच लीजिए आप ये आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। और जस्टिस
बागची जो बहुत नफीस अंग्रेजी के अंदर करते हैं, उन्होंने कहा कि ये आपका शायद सबसे स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, आप अगले पॉइंट पे जाना चाहते हैं क्या? तो वो बात हुई। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया बार बार कि देखिए ये तो हम तो अपनी केवल संवैधानिक भूमिका निभा रहे हैं, हमारे पास संवैधानिक अधिकार है वोटर लिस्ट बनाने का। जजेस ने कहा हाँ बिल्कुल अधिकार है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे वकीलों ने कहा कि हाँ इसमें तो हम कोई कह ही नहीं रहे कि चुनाव आयोग के अलावा कोई और बनाएगा। सवाल ये है कि आप बनाते वक्त किसी नियम कायदे का पालन करेंगे या नहीं करेंगे, सवाल ये है। और क्या उसमें आप नागरिकता के प्रावधान लाएंगे? तो उस पे चुनाव आयोग के पास ले देकर यही था कि देखिए संवैधानिक प्रोविजन है, हमारे पास ताकत है, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब बार बार पूछा गया कि आधार क्यों नहीं, तो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब ये दिया गया कि देखिए आधार के कानून के अंदर इस चीज ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आधार अपने आप में नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो जजेस ने कहा ये तो मार्कशीट भी नहीं है, ये तो बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, ये तो बाकी चीजें जो आप चीजें अलाउ कर रहे हैं वो भी अपने आप में प्रमाण नहीं है। और अगर आधार इतना ही बेकार डॉक्यूमेंट है तो आप अपने कानून अपने रूल्स में इसका जिक्र बार बार क्यों करते हैं? फिर जजेस ने पढ़ के बताया कि भाई आप कल तक किसी भी व्यक्ति को कहते थे कि फॉर्म 6 भरो और तुम वोटर बन सकते हो, और आप ये डॉक्यूमेंट कल तक स्वीकार कर रहे थे, आज वो डॉक्यूमेंट और आपको फॉर्म स्वीकार 6 नहीं में है। इंटरेस्टिंग है कि फॉर्म 6 में आधार है। जी, आधार हाँ, है, उसमें पैन कार्ड है, तो आपने जो हाँ, कल पैन तक कार्ड। आप डॉक्यूमेंट हाँ, स्वीकार करते थे, हाँ। वो डॉक्यूमेंट आज आपने खारिज कर दिए, कैसे हो सकता है? तो इस पे लंबी चर्चा हुई और चुनाव आयोग के पास सचमुच कहने को कुछ नहीं था। फिर चर्चा इस पे हुई कि भाई आप इतने समय में कैसे कर लेंगे? उस पे चुनाव आयोग ने वही कहा जो कि चुनाव आयोग अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहता है, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। 99% लोगों को हमने दे दिया है अब तक फॉर्म, और 57-58% का फॉर्म वापस भी आ गया है। इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन इस पे कोर्ट में किसी ने चर्चा नहीं की, क्योंकि अब बताइए चुनाव आयोग अगर झूठ बोल रहा है, जो कि मैं मानता हूं, अब कोर्ट कचहरी में इस पे क्या चर्चा होगी जब कोई लिख के बोल रहा है? इसकी जांच तो हाथों हाथ हो नहीं सकती। उन्होंने कहा मान लीजिए आपकी सारी बातें सच है, इनफैक्ट जस्टिस बागची ने कहा मान लीजिए आप सब कर लेते हैं, क्या संभव नहीं है कि कुछ लोग फॉर्म भरने से वंचित हो जाएं किसी भी कारण से? तो उन लोगों के साथ क्या होगा? क्या आप उनका नाम शामिल करेंगे या नहीं? तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया नहीं नहीं चिंता मत कीजिए, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कैसे नहीं बचेगा? जो फॉर्म नहीं भरेगा वो आपके हिसाब से तो वो तो बाहर हो जाएगा। उन्होंने कहा आप चिंता, अगले महीने हम उनका फॉर्म ले लेंगे। उन्होंने कहा किसी कारण से अगर व्यक्ति अगले महीने ना दे पाए तो कोई तो इसका उत्तर होगा। चुनाव आयोग की तरफ से केवल ये था कि सब चंगा सी, सब कुछ फिट है, चिंता ना करें, सब कुछ सेट हो जाएगा। और जजेस साहिबान ने कहा कि देखिए हमें आपकी टाइमलाइन पे हमें भरोसा नहीं हो रहा, बिल्कुल साफ उन्होंने कहा बिहार के बारे में। तो ये तो ऑब्जर्वेशन वो थी। जो निर्णय हुए, निर्णय में मेरे विचार से 3 चीजें महत्वपूर्ण है जो कोर्ट का निर्णय है, जिसको तमाम तरह से घुमा के पेश किया जा रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो कहा जा रहा है कि भाई स्टे ऑर्डर नहीं मिला, स्टे ऑर्डर मांगा नहीं गया था। जजेस ने पूछा क्लियरली, अंत में जब बिल्कुल इस पे डिस्कशन हो रहा था, तो अभिषेक मनु सिंह भी लीड कर रहे थे हमारे लॉयर्स को, तो उन्होंने पूछा कि आप स्टे ऑर्डर मांग रहे हैं? क्योंकि चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि आप लिखिए कि आप स्टे ऑर्डर नहीं दे रहे हैं और आप अभी से मत दीजिए। उन्होंने जजेस ने पूछा कि क्या आप मांग रहे हैं स्टे ऑर्डर? अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नहीं हम तो मांग नहीं रहे। तो उन्होंने कहा फिर इसमें प्रश्न कहां से उठता है? और इस चीज को देखिए न्यूज बनाया जा रहा है जिसके ऊपर ये चर्चा कोर्ट के अंदर हाँ, न्यूज चैनल पर उसको यही चल रहा है कि स्टे कि नहीं स्टे मिला, ऑर्डर देने रोक से नहीं लगी, रिवीजन जारी रहेगा। है। तो ये हमारी तरफ से देखिए ये तो कोई संभव ही नहीं है कि जो एक्सरसाइज 20 दिन चल गई हो, उस एक्सरसाइज को आप कहें कि 21वें दिन रोक दिया जाए, 14वें दिन रोक दिया जाए। सवाल केवल यही था कि ये एक्सरसाइज जब 25 को पूरी हो जाए, उसके बाद क्या चुनाव आयोग अपना अगला कदम उठा सकता है? अगला कदम उनका है कि 1 तारीख को हम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट डाल देंगे। चुनाव आयोग ने उस पर लाइन खींच दी है और कहा है कि नहीं, आपको हमारे पास आना होगा, हम एक और हियरिंग करेंगे और बिल्कुल क्लियर कि आप किस दिन वोटर लिस्ट डालना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा 1 अगस्त को, तो उन्होंने कहा फिर 1 अगस्त से पहले हम हियरिंग करेंगे। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने नकेल डाल दी है और कहा है कि जब तक, अगर 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इस लिस्ट को जारी नहीं कर सकते, तो जारी नहीं होगी। इन पे सारी बहस इसी पे हुई। और
चुनाव आयोग के प्रतिनिधि ने कहा कि आप अभी से पाबंदी मत लगाइए, आप एक बार हमारी लिस्ट देख तो लीजिए हमने क्या काम किया, उसके बाद आप फैसला कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 28 तारीख को इसके बारे में फैसला करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज मेरे विचार से ये, नंबर एक, चुनाव आयोग ने इस मामले को वोटर के अधिकार के लोकतांत्रिक जो बुनियादी सिद्धांत है उससे जोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट दो पैरा देख लीजिए, जो कहता है कि बहुत गंभीर सवाल है, लोकतंत्र के वोटर के अधिकार से जुड़ा है। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने कह दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि चुनाव आयोग अगला कदम हमसे पूछे बगैर नहीं ले सकता। 28 तारीख को होगा, तब तय होगा कि क्या ये चुनाव आयोग 1 तारीख को वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट डाल सकता है, नहीं डाल सकता। और वो डालने से पहले चुनाव आयोग को एक सुझाव दिया गया है। अब इसमें कोर्ट में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। कि उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है कि भाई आप इन तीनों के बगैर कर लो। तो चुनाव आयोग के वकील घुमाने लगे कि नहीं नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमारी लिस्ट देखिए, हमने कहा है कि हमारी लिस्ट अभी अंतिम नहीं है। सो उन्होंने कहा कि फिर हम कह दें ना कि आपको आधार स्वीकार है, ये बात लिख दें। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आप लिखिए मत ही कि हमें आधार स्वीकार है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हम कह सकते हैं कि हम आपको कहते हैं कि आपको करना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ये आदेश में मत लिखिए। उन्होंने कहा चलिए हम सुझाव के तौर पे लिख देते हैं आपको। मतलब मोटे तौर पे देखिए, कोर्ट वगैरह की यही भाषा होती है और हमारे साथी कोर्ट की व्याकरण समझते नहीं है। जब कोर्ट कहता है कि हमारी प्राइमा फेसी हमें लगता है कि आपको फला फला डॉक्यूमेंट को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि ये जस्टिस की डिमांड है, ये बहुत पोलाइट शब्दों में आदेश है। ये पोलाइट शब्दों में कोर्ट कह रहा है कि भैया या तो तुम अपने आप कर लो, नहीं तो अगली बार हमें आदेश देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज हुई है क्योंकि ये 3 डॉक्यूमेंट, आधार, राशन कार्ड और एपिक कार्ड, इन तीनों को आप मिला दे तो मैं समझता हूँ 95-98% लोगों के पास कम से कम इनमें से एक कार्ड जरूर मिल जाएगा। तो वो जो सबसे बड़ा खतरा था उसको सुप्रीम कोर्ट एड्रेस कर रहा है। हाँ, सुझाव की तरह कहा है। और कोर्ट ने कहा, जब उन्होंने कहा कि हम आपको सुझाव दे रहे हैं, फिर उन्होंने कहा वैसे आप ना मानना चाहे ना माने, लेकिन आपको फिर कारण हाँ। बताना पड़ेगा क्यों नहीं मान रहे आप इसको। तो मतलब तो शो कॉज नोटिस है कोर्ट की तरफ से। इसलिए मैं इसको कहता हूं कि कुल मिला के वोट बंदी के खिलाफ आज पहली सफलता मिली है। जो साथी सोच रहे थे कि पूरी और अंतिम सफलता पहली हियरिंग में मिल जाएगी, वो होता नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पहली सफलता मिली है। एक काउंटर सवाल है, क्योंकि यही बात बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है, कोई ऑर्डर नहीं दिया है, और मतलब कंसीडर करने को कहा है, और साथ में ये भी कहा है कि आप चाहें तो नहीं भी मान सकते हैं। अब जी। इसको अपने अपने हिसाब से होता है ना, आधा ग्लास भरा है आधा खाली, अपने अपने हिसाब से लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो क्या आपको ऐसी गुंजाइश भी दिखती है कि सुझाव को ना माने सुप्रीम कोर्ट? चुनाव माफ करिए, आयोग सुप्रीम कोर्ट के, मेरी माफ करिए, सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को चुनाव आयोग ना माने? ये संभव है, बिल्कुल संभव है। और मेरे को यही अंदेशा है कि चुनाव आयोग जब 28 तारीख को आएगा, क्योंकि 28 तारीख तक लिस्ट जारी नहीं होगी, तो 28 तारीख तक चुनाव आयोग फॉर्म लेने का काम पूरा कर चुका होगा, लेकिन लिस्ट नहीं छपी होगी। और मेरा अनुमान है कि चुनाव आयोग हर संभव कोशिश करेगा कि 28 तारीख की जो हियरिंग है उसमें ये कहे कि नहीं, आधार क्यों स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आधार स्वीकार हो गया और एपिक कार्ड स्वीकार हो गया और राशन कार्ड स्वीकार हो गया, उसके बाद तो सारा खेल ही खत्म हो जाता है ना। ये जो वोट बंदी का खेल जो है, और इसके पीछे अगर कोई खेल है तो 28 को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर इस सब के पीछे मंशा ये थी कि हम वोटर लिस्ट को साफ करें, तो चुनाव आयोग आके कह देगा कि हाँ, इन तीनों में हमें कोई ऐतराज नहीं है। और अगर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी तो चुनाव आयोग आके विरोध करेगा। और मेरा अनुमान है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर काफी सख्त रवैया करेगा अगर चुनाव आयोग ऐसा रुख लेता है, क्योंकि अब वो लिख कर कह चुका है। ये सुझाव वगैरह जब कोर्ट देता है, ऐसी जब ऊपर इतनी पावरफुल बॉडी जब सुझाव देती है, वो सुझाव नहीं होता, वो बहुत पोलाइट सा ऑर्डर होता है। तो अभी मेरा अपना मानना है, अब ये देखना होगा कि 28 तारीख को क्या बेंच होती है, लेकिन इस पर होगा। और अगर आप मेरा अनुमान माने तो चुनाव आयोग अपना वकील भी बदलेगा, कोई बहुत बड़े नाम को लेके आएगा और वहां जम के बहस होगी कि आधार कार्ड को क्यों। क्योंकि अगर अगर ये बात सही है कि चुनाव आयोग केवल अपने मन से ये काम नहीं कर रहा,
अगर हम सब लोगों का अंदेशा सही है कि चुनाव आयोग के इस सब काम के पीछे कुछ राजनीतिक खेल है, तो आप देखिए 28 तारीख को आके चुनाव आयोग जम के विरोध करेगा इस सुझाव का। जब तक सुप्रीम कोर्ट उनका गिरेबान पकड़ के उनसे न करवाए, तब तक नहीं होगा, ऐसा मेरा भी मानना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं योगेंद्र जी आप। और वैसे मैं बिहार में हूं और आज भी हाजीपुर और आसपास के इलाके में गया और लगातार जो यहाँ से जानकारियां आ रही हैं उसमें ये सबको पता है कि चुनाव आयोग ने 4 दिन पहले से जब बहुत दबाव बना, प्रेशर बना, खबरें आने लगी कि लोग दस्तावेज के बगैर फॉर्म नहीं जमा कर पा रहा है बीएलओ, तो फिर चुनाव आयोग ने विज्ञापन देकर उसके बाद कहा कि आपके पास कुछ नहीं है, फोटो नहीं है, तो भी फॉर्म दीजिए। और जितने फॉर्म जमा हो रहे हैं, आज भी चुनाव आयोग ने कह दिया हर रोज 80 लाख 90 लाख और 57% फॉर्म जमा हो गए पिछले 5 दिन में, क्योंकि किसी भी कागज के बिना फॉर्म जमा कर लिए जा रहे हैं, चूंकि उनको नंबर्स पूरे करने हैं और 25 जुलाई तक दिखा देना है कि हमने ये पूरे जितने फॉर्म थे जमा कर लिए। तो अभी तो बिना फॉर्म के, लेकिन एक जो अंदेशा है कि जब 1 अगस्त से 30 अगस्त तक, 1 सितंबर तक, जब उसमें दावे और आपत्तियों का, क्लेम और ऑब्जेक्शन का पीरियड होगा, जिसमें ईआरओ और एईआरओ की भूमिका होगी, बूथ लेवल एजेंट्स की भूमिका होगी, तब अंदेशा है कि वो खेल हो कि वहां फिर ऑब्जेक्शन के आधार पर वो काटा जाए, या चुनाव आयोग की तरफ से ये भी कहा गया कि कागज उनसे मांगे जा सकते हैं, ईआरओ इन्वेस्टिगेट कर सकता है ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर। तो क्या, जैसे 2 बातें आपने कही कि एक अंदेशा है कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में 28 को बहस करेगा चुनाव आयोग और जल्दी नहीं मानेगा। सुप्रीम कोर्ट को लेकर आपने कहा कि जिस तरह से जजों ने कहा उसके उस सुझाव को ही एक तरह से ऑर्डर माना जाए। तो अब अगला आउटकम आप क्या देखते हैं? मतलब हम अगस्त की बात कर रहे हैं। देखिए, असली खेल अब अगली सुनवाई के बाद शुरू होगा, क्योंकि अब तक तो जैसा आपने कहा चुनाव आयोग धड़ाधड़ कागज भर रहा है। वैसे अजीत भाई, आप बिहार में हैं, एक जरा काम कीजिए ना, ये कौन से 50 लाख लोग हैं जो कि रोज अपना फॉर्म जमा कर रहे हैं? जरा मेरे को मिलवा दीजिए ऐसे 2-4 लोगों से, क्योंकि मैं जब हमारी टीम गई, चुनाव आयोग के हिसाब से कल शाम तक 57% लोगों ने अपने फॉर्म जमा कर दिए थे। और जब हमारे साथियों ने जाके गांव में और चेक आज किया, आज का बता देता हूं अपडेट, सिर्फ हाँ 67.16% अभी कुछ देर पहले का है। भाई, अजीत भाई, एक मेरी प्रार्थना है, ये इंटरव्यू वगैरह खत्म करके कल आप ना किन्हीं 10 घरों में चले जाइए और उन 10 घरों में पूछिए कि नंबर 1, आपको फॉर्म मिला? फॉर्म की 2 प्रतियां मिली? फैमिली के हर मेंबर को मिली? फैमिली का एक फॉर्म नहीं होता, फैमिली के हर मेंबर का यूनिक फॉर्म होगा, क्योंकि उसमें उसकी फोटो छपी होती है और 2 प्रतियां मिलनी चाहिए। ये मेरे लिए मेहरबानी करके आप 10 लोगों से ये पूछ दीजिए, फिर उनसे ये भी पूछ लेना कि आपने फॉर्म भर दिया। अगर आपको 10 में से 7 परिवार कहते हैं, 10 में से 9 परिवार कहते हैं कि हाँ फॉर्म मिल गया, और 10 में से 7 परिवार या कहिए 6 परिवार कह देते हैं कि हमने भर दिया, तो आप जरूर कल प्रोग्राम करके चुनाव आयोग को बधाई दीजिएगा, सैल्यूट कीजिएगा और कहिएगा कल योगेंद्र जी गलत बात कह रहे थे। और अगर ये ना मिले तो आप जरूर बताइएगा ये क्या हो रहा है, ये नंबर कहां से आ रहे हैं। देखिए, मैं भी थोड़ा बहुत बिहार जानता हूं, आंकड़े भी जानता हूं, चुनाव भी जानता हूं और ये देश जानता हूं। ये असंभव है ये जो कह रहे हैं। 98% लोगों को फॉर्म दिए जा चुके हैं और हमने जब 5-7 तारीख तक, कितना 2 ही दिन पहले तक, 7 तारीख की शाम तक जब हमने चेक किया तो केवल 43% घरों में और केवल 36% व्यक्तियों को फॉर्म मिले थे। चलिए, हमने गलत कहा होगा, हमारे साथी बहुत नहीं ट्रेन नहीं, नहीं। बीच में एक चीज बताता हूँ। आज ही मैं हाजीपुर, कौन सा गांव गए थे? बड़ा ईशुपुर, छोटी ईशु, बड़ी ईशुपुर एक गांव था, उस गांव में हम गए। हाजीपुर में चूंकि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी चिराग पासवान की है, वहां तो और मुझे पटना के 10 लोग बिल्कुल मिले नजदीक जिनको है। पता ही। हाँ, हाजीपुर से एकदम जैसे ही आप गांधी ब्रिज से पार करते हैं, पहला बड़ा गांव है। 10 लोग मिले जिनको पता ही नहीं है कि फॉर्म भरवाया जा रहा है, मिलना तो दूर की बात। मैं तो देख के आया। और दूसरी बात कि मैंने फॉर्म्स देखे बीएलओ के पास, उसमें लग रहा है कि बीएलओ सामने खड़े होकर खुद भर के दे रहे हैं, फोटो वोटो कुछ भी, आइडेंटिटी नहीं, बस वो एक थोक भाव में जा रहा, हो सकता है कुछ खुद ही भर रहे हो। भाई सर, जब बहुत सारे लोग दिल्ली में या बाहर हैं या है ही नहीं,
तो उस रेशियो में सही आप सवाल पूछ रहे हैं, वो कैसे जमा हो रहा है? अजीत भाई, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस की आज सुबह की स्टोरी देखें, जो किसी एक रितिका बेचारे चोपड़ा, बीएलओ के साथ हाँ, 24 घंटा उन्होंने बिताए हैं संतोष संतोष सिंह की ने। स्टोरी बिल्कुल सलाम देखी मैंने। करता हूं जी। मैं उन्हें। 24 घंटा एक हुँ, बीएलओ बेचारे की जीवन क्या हुँ, है उन्होंने बताया है। वो हुँ, बीएलओ क्या कह रहा है, कल की खबर हुँ, है हुँ, कि 1200 वोटर है भाई साहब, किसी तरह से 150 मैंने अपलोड किए हैं, हालत खराब है, मिल नहीं रहे। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं, फॉर्म तो बीएलओ भर रहा हुँ, है। जो प्रश्न है वो हुँ, ये कि क्या सिग्नेचर भी बीएलओ कर रहा है क्या? हुँ, हुँ, क्योंकि सिग्नेचर भी लोग नहीं कर रहे हैं, तो मतलब टोटल फर्जीवाड़ा हो रहा है। मैं पूरी गंभीरता से कहता हूं, एक संवैधानिक संस्था को यह कहना कि आप फर्जीवाड़ा कर रहे हो बहुत गलत बात है। इसके बारे में बहुत ध्यान से सोच के कहना चाहिए, बहुत गंभीर बात है। और मैं पूरी गंभीरता से कहता हूं, 67% लोगों ने फॉर्म मिल गए और उन्होंने जमा कर दिए। ये झूठ है, ये फर्जीवाड़ा है, और इस देश का चुनाव आयोग ये फर्जीवाड़ा कर रहा है। इससे दुखद और शर्मनाक चीज कोई हो नहीं सकती। मैंने 5 दिन पहले, 4 दिन पहले चुनौती दी थी। मैंने कहा, और आज भी आपके प्रोग्राम पे मैं कहता हूं, आप किसी 2 गांव का आंकड़ा मुझे दे दीजिए, बताइए किन लोगों ने फॉर्म भरा है, और हम चलते हैं। मैं तो अजीत भाई ये कह रहा हूं, आप जैसे पत्रकारों को, सबको मैं कहता हूं, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम पटना में बैठ जाते हैं, आप कहेंगे तो मैं आ जाऊंगा, और हम हुँ, सबके सामने चुनाव आयोग को भी बुला लेंगे, और सबके हुँ, सामने लॉटरी से 5 गांव निकालेंगे, लॉटरी हुँ, से, और हुँ, उन 5 गांव में चले जाइए। जो निकलेगा, और उस 5 गांव में अगर चुनाव आयोग सच्चा निकलेगा तो मैं आके माफी भी मांगूंगा, सैल्यूट भी करूंगा। नहीं तो हमें पता लग जाएगा। सचमुच ये करना चाहिए। फर्जीवाड़ा हो रहा है इस वक्त, झूठी बातें की जा रही हैं। ये 97% लोगों को फॉर्म मिल गया। आपके आपके क्योंकि व्यूअर्स में इस वक्त बिहार के बहुत लोग होंगे, बिहार के जानकार तो सब होंगे ही होंगे। मैं सबको अनुरोध करता हूं, ये प्रोग्राम देखने के बाद आप 5 अपने पड़ोस, 5 ऐसे जानकारों को फोन कीजिए बिहार में, जिस परिवार को आप जानते हैं। अगर ग्रामीण हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो शहरी को भी कर लीजिए। अच्छा 1 मिनट, आप लोग को फॉर्म आया? फॉर्म आया? मिला, मिला है? लेकिन 2 फॉर्म मिला, 2 एजेंसी ने फॉर्म दिया है। अच्छा, एक चलो, हाँ, बीएलओ दिया, एक नगर निगम। नगर निगम ओके, ठीक है, हाँ, ठीक है, हम जी, जहाँ हैं इनको मिला है, चलिए, ये शहर है, इनको मिला, इसलिए हो और सकता है हम, इन्होंने हाँ, भर दिया है, इन्होंने फॉर्म भर नहीं के भरा दे नहीं है, दिया। नहीं बड़े भरा नहीं है, भरा नहीं, अब आप भर चेक के जमा नहीं कीजिएगा, किया है, हाँ, इन्होंने भले ही ना किया हो, इनका फॉर्म भर चुका होगा। खेल यही हो रहा है इस वक्त। तो आप जाके, तो मैं बिल्कुल, पर अजीत भाई हमें करना चाहिए, हमारे देश की नहीं, जिम्मेवारी नहीं, है। बिल्कुल मैं करूँगा, हम मैं कल पटना में करूँगा, सही मिलते कहा हैं, आपने, आप, मैं मैं, हम करूँगा, सब लोग, हाँ, और हम जी, चुनाव आयोग को आमंत्रित करते हैं। मैं चुनाव आयोग को आमंत्रित करना चाहता हूं कि मैं चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों की आंख के सामने लॉटरी से बिहार के 5 गांव निकालेंगे, और उन 5 हुँ। गांव में चुनाव आयोग और आपके कैमरा सबके साथ हम जाएंगे और देखेंगे कि क्या सच्चाई है। मैं आज भी कह रहा हूं, ये हम 4 दिन बाद भी करें तब भी ये बात सच होगी। ये किस तरह का लेकिन आप बहुत फर्जीवाड़ा। बड़ी चुनौती दे रहे हैं योगेन जी। जी, आप सीधे-सीधे कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर सीधे-सीधे फर्जीवाड़ा का आरोप लगा रहे हैं और आपको पता होगा कि चुनाव आयोग आजकल फैक्ट चेकिंग कर रहा है और जी, आपके जी, ट्वीट, जी। आपके बयान को भी फैक्ट चेक करके मिसलीडिंग लगा रहा है। हो सकता है वीडियो अगर ज्ञानेश कुमार की टीम देखे, आईटी सेल लगता है वहां भी बैठ गई है, तो मिसलीडिंग स्टेटमेंट करके ये वो वीडियो का हिस्सा भी चुनाव आयोग लगा सकता है। वो हिंदी में एक कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सब चलता है। अब वो अब मेरा फैक्ट चेक कर रहे हैं। अरे भाई, आप अपना फैक्ट चेक कर लो। शर्म नहीं आती ये बातें कहते हुए इन लोगों को? मैं सचमुच, मैं आपके तमाम दर्शकों को कहता हूं, भाई आप इस प्रोग्राम को देखने के तुरंत बाद जिन 5 परिवारों को आप बिहार में जानते हैं, उन 5 को फोन करके उनसे पूछिए कि उनके पास क्या फॉर्म आ गया। हर मेंबर को 2-2 फॉर्म मिल गए, और उनमें से कितनों ने जमा कर दिए। अगर 5 परिवार को फॉर्म मिल गया था, हर मेंबर के लिए 2-2, क्योंकि अब तो चुनाव आयोग कह रहा है 99% पे पहुंच चुका है अब तो वो, है ना, तो सबको मिल चुके होने चाहिए। और उन 5 परिवारों में से 3 ने, वैसे तो चुनाव आयोग 2/3 कह रहा है, मैं कह रहा हूं 5 में से 3 ने अगर सब मेंबर्स के भर के दे दिए हों, तो आप लिख दीजिएगा, या कमेंट सेक्शन में आप सब लोग बताइए कि आपको फोन करके क्या सूचना प्राप्त हुई। परसों तक मैं जब फोन कर रहा था, पटना शहर में नहीं मिले हैं लोगों को फॉर्म। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? गांव में पहुंचा देंगे, बिहार के अंतिम गांव तक पहुंचा देंगे। ये सच नहीं है भाई, और हमारी जिम्मेवारी है कि हम सच सारी दुनिया और देश के सामने रखें। तो क्या लग रहा होगा कि ये
फॉर्म भाई आप अगर वो डेटा दे रहे हैं हर रोज 10% का एवरेज बता रहे हैं अपलोडिंग है, कल 57 था, आज अभी कितना होता है 67 हो गया, टारगेट ले लिया है कि 86 लाख 85 लाख हर रोज हम शाम तक बढ़ा देंगे। तो ये कैसे भाई अपलोडिंग हो रहा होगा, कोई डेटा एंट्री तो हो रही होगी कि रोज 86 लाख अपलोड हो रहा है, ये कैसे इस तरह क्या से हो फर्जीवाड़ा अजीत काम भाई, दिखता है? जो मैंने कई लोगों से बात की है, जो मुझे पता लगा है वो ये है कि देखिए, जो बीएलओ कौन है, वो स्कूल का टीचर है आपका। वो हाँ स्कूल का टीचर गांव के लोगों को जानता है, उसके पास गांव की सारी डिटेल्स हैं। उसको ऊपर से हाँ फोन आता है कि भेजो भेजो, सूचना भेजो। तो फिर वो क्या करेगा, फॉर्म लेगा। घर में जाने की जहमत कौन उठाएगा, फॉर्म लेगा। फॉर्म में सारी डिटेल्स उसके पास ऑलरेडी हैं, वो सारी डिटेल्स भर देगा। रह गई बात फोटो की। फोटो, अब चुनाव आयोग ने कहा है कि फोटो के बगैर भी काम चल जाएगा। ये जब जैसे ही उन्होंने कहा फोटो के बगैर काम चल जाएगा, तब मैं समझ गया अब फर्जीवाड़ा शुरू हो गया। क्योंकि गुरुजी के पास बाकी सारी सूचना होती है, गुरुजी जेब में फोटो लेके नहीं चलते गांव के सब लोगों का। तो बाकी सारी सूचना उनके पास है, वो उन्होंने भर दी। और सिग्नेचर दुनिया में कौन देखता है हुजूर, सिग्नेचर भी हो गया। इसीलिए मैं चाहता हूं, अगर वो किसी एक गांव के सारी चीजों को अपलोड, जो अपलोड हो रहे हैं, अब ये अपलोड आप और मैं क्यों नहीं देख सकते भाई? ये तो सार्वजनिक डेटा होना चाहिए ना, अपलोड होना चाहिए। एक गांव का आप चेक कर लीजिए, आपको फर्जी सिग्नेचर की सारी कहानी पता लग जाएगी। मूलतः हो ये रहा है कि अब ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं, कोटा आ रहा है, परसों तक तुम्हें ये काम करना है। आपने आज सुबह संतोष सिंह वाली स्टोरी में पढ़ा होगा कि वो टीचर गलती से गांव में घुस गया, लोगों के पास गया, ऊपर से फोन आया, अरे तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो गांव में, वापस आओ, फॉर्म भरो, फॉर्म भेजो। मतलब क्या है, फर्जी इंफॉर्मेशन भेजो। फर्जी इंफॉर्मेशन चल रही है, भरा जा रहा है। लेकिन असली खेल जो है कि चलिए, तो बिल्कुल मुझे अब विश्वास है कि चुनाव आयोग अगले 5-7 दिन में इसको 95% पे पहुंचा देगा। और अगर 25 तारीख तक 105% ना करे तो आप उनका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि अब ये मामला 105 की तरफ जा रहा है ना। तो वो सब होने वाला है, ये सब होगा। मगर हकीकत तो नहीं बदलेगी ना। आप कागजों के अंदर 110% बना दीजिए। क्या बिहार के उस अंतिम व्यक्ति को, वो औरत जिसका बेटा पंजाब में काम करने गया है, वो नव विवाहित लड़की जो कि नहीं जानती कि मायके में पिताजी का मेरा नाम किस वोटर लिस्ट में था नहीं था, और जिसका हस्बैंड सूरत में काम करने गया है, वो फॉर्म भर देगा? क्या बात कर रहे हैं, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? सही बात कर रहे हैं। और ऐसे भी देखिए फॉर्म की रफ्तार ये हुई कि इन्होंने तो 24 को नोटिफिकेशन निकाला, ऐसा लगा कि बस दनादन शुरू हो रहा है। 1-2 तारीख तक की स्थिति थी कि एक बीएलओ जिसको 1000 से 1100 फॉर्म जमा करने, वो 150 भी फॉर्म नहीं भरवा पा रहा था। वो जब इन्होंने चेंज कर दिया 5 तारीख को विज्ञापन देकर, और उसी को जब हमने, आपने, तमाम लोगों ने कहा, चुनाव आयोग ने ढील दी और कहा बिना दस्तावेज बिना फोटो के जमा कीजिए, उसी को उन्होंने मिसलीडिंग कर दिया। अरे भाई आप ही का विज्ञापन है और आज भी छपा हुआ है पटना में, आज भी सेम विज्ञापन छपा हुआ है। लेकिन अगर हम कह दें कि चुनाव आयोग बिना दस्तावेज के भी जमा कर रहा है तो कहेगा मिसलीडिंग। तो ये पता नहीं इनके पीछे इंटेंशन एक क्या है, और लेकिन बात आपको चलिए। मैं खेल बता दूं अजीत हाँ भाई। जी दरअसल जी। हुआ क्या था, पहले एक सप्ताह तक चुनाव आयोग के पास फॉर्म थे ही नहीं। और वो क्यों नहीं थे? क्योंकि ये देखिए, 24 तारीख की शाम को दिल्ली से फरमान आ गया। बेचारे पटना में बैठे लोगों को पता भी नहीं है कि उनके सर पे क्या आफत पड़ने वाली है। वो 25 तो को 3 उन्हें दिन पता पहले लगा। तक सर बना रहे थे वोटर कार्ड। जी जी। तो 25 तारीख को बिहार के तमाम ऑफिसर्स को पता लगा कि भैया ये काम हमें करना है, आज सुबह से मुझे फॉर्म भरवाने। फॉर्म कहाँ से आएंगे? क्योंकि ये ऐसा बना बनाया फॉर्म नहीं है कि जो आप 10 लाख कॉपी छपवा लो। हर फॉर्म में उस व्यक्ति का नाम और उसकी फोटो छपी हुई है। तो उसके बाद टेंडर दिए गए, सब मेरे को अंदर से इंफॉर्मेशन मिली है। टेंडर दिए गए कि भैया छापो। अब टेंडर, किसी को सीतामढ़ी में टेंडर मिल गया, अब वो बेचारा अगले 5 दिन में 5 लाख 10 लाख नाम कैसे, फॉर्म कैसे छापे? मशीन नहीं है। सीतामढ़ी वाले ने दिल्ली में फोन किया, मेरठ में फोन किया, बंबई में फोन किया, और उसने कहा कि भैया मेरे को 10 लाख का मिल गया है टेंडर, 10 लाख फॉर्म भरने का मुझे टेंडर मिल गया है, और मैं तो कर नहीं पा रहा, तुम छपवा के यहाँ से भेज दो। तो मैं आपको पक्का बता सकता हूँ, दिल्ली में, मेरठ में, बॉम्बे में बिहार के फॉर्म छप रहे थे। जब चुनाव आयोग कह रहा था कि प्रक्रिया शुरू हो गई है, उस वक्त तो फॉर्म छप भी नहीं रहे थे। फिर जब छपे तो बीएलओ भाग भाग के घर में जाके कुछ दे के आता था कि अभी 2 फॉर्म आए हैं, 2 ले लो, बाकी 3 लोगों का मैं बाद में दूंगा।
ये सारा ये अफरा तफरी हो रही थी और इसमें बेचारों का, इन अफसरों का कोई दोष नहीं है। और ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं इनको चुनाव आयोग केवल प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कर रहा है और कई सीधे फोन पे कर रहा है। ऑर्डर में परिवर्तन नहीं हुआ है। ऑर्डर अब भी कहता है कि यदि आप बिना डॉक्यूमेंट्स के प्रोफॉर्मा देंगे तो पहले दिन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लिखित ऑर्डर आज भी वही है, लेकिन अनौपचारिक अनौपचारिक ऑर्डर चल रहे हैं, प्रेस रिलीज से बदलाव हो रहे हैं। ये सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने ऐसा तुगलकी आदेश दिया है जिसे लागू करना असंभव है। और जिससे सवाल यही होता है कि नियत क्या थी, क्या जरूरत थी ऐसे। और आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने यही सवाल पूछा कि भाई आप करना, जस्टिस जो बागची ने बहुत स्नेह से पूछा कि भाई मैं बिल्कुल समझता हूँ चुनाव आयोग का अधिकार है, मैं जानता हूँ, जिसको गोदी मीडिया ने फ्लैश कर दिया कि चुनाव आयोग के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। जो वो कह रहे थे कि आपका पूरा अधिकार है बनाने का, संशोधन कीजिए, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन आप अगले 1 साल तक आराम से क्यों नहीं करते बिहार की वोटर लिस्ट का संशोधन? इसे चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं आप? ये बात कही थी उन्होंने। और किसी दोनों में से किसी जस्टिस ने शायद ये भी कहा कि जितने दस्तावेज मांग रहे हैं उसमें से कई तो हमारे पास भी नहीं है। जस्टिस धुलिया ने कहा, ये उन्होंने कहा कि ये तो मेरे पास नहीं, आप मेरे से मांग लो। और सच बात ये है कि भाई आप मेरे से मांग लो, मेरे माँ पिता के जन्म का प्रमाण, आप मुझसे मेरा जन्म का प्रमाण पत्र मांग लीजिए। मतलब मेरा खुद का नहीं है सर बिहार में। अब देखिए, मैं शिक्षक माँ बाप का बच्चा हूँ, सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ था, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है अपने बर्थ का। तो ये लोग किस तरह, और वहां पे चुनाव आयोग के वकील साहब आर्ग्यू कर रहे थे बर्थ का रजिस्ट्रेशन करवाना हर नागरिक का दायित्व है और ये बिल्कुल लीगली अनिवार्य है सर। तो जजेस हंस रहे थे, कह रहे थे भाई किसके पास होते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? तो आप ये देखिए कहाँ हमारा देश है, किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी षड्यंत्र की बू आती है, लगता है कि नियत साफ नहीं है। और ये बात आप देखिएगा 28 तारीख को पता लग जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेन जी। मैं कल कुछ और गांव में जाने की कोशिश करूंगा और देखते हैं कि क्या आउटकम होता है। और कल मुझे पक्के तौर पर जो 10% रोज बढ़ रहा है चुनाव आयोग का आंकड़ा, आज 67 है ना, अभी 66.6 वही 67 आज है, कल शाम ये 77 होगा, परसों 87, उसके बाद 97, उसके बाद 107 अगर हो जाए तो अलग बात है। तो अगले 3 दिन में 97 ये पहुंच जाएगा। तो वो जो टारगेट उनका 25 का है वो हो सकता है 14 तारीख आते आते वो 100% या उससे ज्यादा हो सकता है। लेकिन देखते हैं, जैसा आपने कहा कुछ गांव में जाऊंगा, मैं भी समझने की कोशिश करूंगा और उस चुनाव आयोग के उस दावे की हकीकत को जांचने की कोशिश करूंगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी, बहुत सारी क्लैरिटी इससे हुई कि क्या चुनाव आयोग की तरफ से दलील दी गई, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा। बहुत शुक्रिया।